नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आपको बताया था कि आज अभी न्यूज़ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा है जिसका इलाज अब भारत में संभव है। और वो विषय क्या है? वो विषय है कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी, यानी कि ऐसा नाम जो अभी तक लोगों ने केवल सुन रखा है। लेकिन आखिर ये कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी है क्या, कैसे इसका इलाज भारत में संभव है और इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के लिए वरदान सिटी हॉस्पिटल यानी कि सिम्स सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां से आए हैं आज डॉक्टर ब्रजेंद्र तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कॉस्मेटो गायनेकोलॉजी है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। सर, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, इसका जो थीम है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मतलब या मकसद है, वो बेसिकली है कि किसी भी महिला की उसकी इच्छाओं की, उसके मन के स्वरूप पूर्ति करना, शारीरिक एवं मानसिक। यानी वो जो फील करती है, वो जो चाहती है, उसे जो चाहिए वो हमें देना, ये बेसिक एम है। अभी तक इस तरह की कुछ चीज नहीं थी कि वो उनकी ऐसी समस्याओं को कोई सुन सके और पूरे करने की कोशिश करे, जो कि इसमें अब नया रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति आ रही है। सर, किस प्रकार से की जाती है, आखिर ये है क्या? इसका नाम जैसा कि थोड़ा कॉस्मेटिक के ऊपर आता है, और कॉस्मेटिक यानी कि मतलब एक कहा जाए तो सौंदर्यता की बात आती है। और जब सुंदरता की बात आती है तो महिलाएं जो है ब्यूटी पार्लर की तरफ जाती हैं, देखा होगा आपने। कॉस्मेटिक आइटम काफी मिलते हैं, लेकिन ये जैसा कि नाम है कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, इसका अर्थ क्या है? सर, एक्चुअली आपने सही कहा कि कॉस्मेटिक का मतलब सुंदरता से लगाते हैं, और सुंदरता का मतलब सिर्फ चेहरे की सुंदरता से लगाते हैं, और हमारा मकसद है पूरे शरीर की सुंदरता। बस इतना सा फर्क है कि सिर्फ चेहरा सुंदर ना हो, पूरा शरीर सुंदर हो, पूरा शरीर स्वस्थ हो, पूरा शरीर वैसा हो जैसा उस एज में वो महिला चाहती हो, जिससे अपने आप को, वो अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से जी सके, उसको एक ये फीलिंग आ सके कि वो कंप्लीट है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो रियल में सुंदर है, वो सबकी, समाज की, परिवार की जरूरत है, ये उसको महसूस हो। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो हर महिला चाहती है सुंदर, लेकिन कैसी सुंदरता है आखिर जो हम बात कर रहे हैं आज, उस विषय में बात कर रहे हैं, जो कि शायद एक महिला और शायद दूसरी महिला से बात बताने में संकोच करती हो या नहीं बता पाती हैं। यस सर, आपका एक्चुअली ये सवाल शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सुंदरता की तो लोग केवल चेहरे देखते हैं या शरीर के वो हिस्से जो दिख जाते हैं उनसे बात की जाती है, अनुमान लगाया जाता है। लेकिन आज जब बात करते हैं इन विषयों पर तो अंदरूनी सुंदरता की आप बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुंदरता किस प्रकार से लाई जा सकती है? क्या आज के समय में जो इलाज है उसके द्वारा किस प्रकार से इनका इलाज होता है और क्या चाहती हैं महिलाएं? यस सर, बिल्कुल। पहला तो यह है सर कि कुछ, जैसे मान लीजिए पुरुष हैं या महिलाएं हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, फिर वो चाहते हैं कि उनकी मसल्स भी लोग देखें। अब वो चाहते हैं थाई की मसल्स भी देखें, सिक्स पैक्स भी देखें। ऐसे ही महिलाओं की भी इच्छाएं होती हैं, पर वो कह नहीं पाती किसी से। अब ये होता है कि अभी तक क्या था कि जो उनकी पर्सनल कुछ समस्याएं कह लीजिए या इच्छाएं कह लीजिए, वो कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए कोई डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको मतलब है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, महीना ठीक आ रहा है कि नहीं है, पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है, एबॉर्शन तो नहीं हो गया है, बच्चे कितने हैं, सीजर होगा कि नहीं होगा, और कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि वो उसको सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उनके पास उसका आंसर नहीं है। महिलाएं कह नहीं पाती क्योंकि उनको लगता है इसका समाधान ही नहीं है। बस यही से शुरुआत होती है कॉस्मेटिक। जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं कह नहीं पाती, जो समस्याएं होती हैं, आखिर क्या है वो प्रमुख समस्याएं जो महिलाएं किसी को बता नहीं पाती? सर, जैसे कि बहुत कॉमन समस्याओं को मैं गिनाऊंगा जी, बाकी समस्याएं कुछ और भी पर्सनल हैं।
और उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद है ये मैसेज कन्वे करना कि ये काम हो रहे हैं, होते हैं और होने चाहिए भी। उसके लिए ये भी जरूरत नहीं है कि मुझसे मिलें या मुझसे बात करें। हमारे फीमेल स्टाफ हैं, हमारे गायनिक मैडम्स हैं, उन सब से बात करेंगे। बस मैसेज मिले कि हाँ ऐसा होता है। क्योंकि मैंने इसमें मास्टर्स की हुई है, इसलिए मैं इस चीज़ों को बताने आया हूँ। आपका सवाल था कि किन चीज़ों में, तो सर एक बहुत कॉमन आज की डेट में चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यानी कि अधिकांश महिलाओं में अधेड़ा अवस्था या 35-40 साल के बाद खांसते या छींकते या वजन उठाते में कुछ बूंद पेशाब की निकल जाती हैं। अब सर आप सोचिए कि अगर ये हमारे और आपके निकल जाए तो हमें कैसा लगेगा। हम किसी फंक्शन में नहीं जा पाएंगे, जाएंगे तो डरेंगे, डांस नहीं कर पाएंगे, खुल के कूद नहीं पाएंगे। ऐसा ही उनके साथ होता है। पर अब तक क्या था कि ये दवा खा लो, ये एक्सरसाइज कर लो, मतलब कोई एक परमानेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइन लगभग थी नहीं। तो लोग समझते थे कि उम्र के साथ ये हो जाता है, ये बीमारी नहीं है और इसका इलाज भी नहीं है। पर फिर यही कॉस्मेटिक गायनी आती है कि ये प्रॉब्लम है, ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसका इलाज भी कॉस्मेटिक गायनी से है। वो कैसे है सर, अभी मैं उसको ही बताऊंगा। इसके अलावा सर कई बार क्या होता है, कुछ अगर हम पर्सनल चीज़ों में जाएं कि एज के साथ साथ या कई डिलीवरी के साथ साथ या डिलीवरी के बाद टाँके लगने से, उनके टूटने से कारण से कई बार एक वजाइना में लूजनेस आ जाती है। उससे सर थोड़े से सेंसेशंस कम हो जाते हैं। तो एक फीमेल को ये तो लगता ही है ना कि नहीं हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगें, हम सबसे ज़्यादा फिट हों, उसके लिए भी इसमें रोल है। एक उम्र के बाद वेजाइना एट्रोफी हो जाती है, उसमें ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन आ जाता है, उससे खुजली होती है, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन बार बार होते हैं। उसका भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं था, बस कुछ क्रीम लगा लो, कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट ले लो, उसका भी रोल इसमें है। एक कंडीशन होती है सर लाइकन प्लेनस, जिसका की ट्रीटमेंट भी अभी तक एज ए होल एलोपैथी में नहीं था, पर इसके माध्यम से इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से इसमें आने लगा है। कुछ फिस्टुलाज शुरुआत में नहीं, कुछ हल्के भगंदर जो गायनिक सर्जरी में बन जाते हैं, कुछ फिशर्स, कई बार कुछ जख्म नहीं भरते उनमें भी। तो इन इतनी सारी चीज़ों हैं, ये मैंने आपको वो बताई हैं। जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, एक सर्वे में पता चला है कि लगभग 100 में से 30 महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। अब आप सोचिए सर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन सफ़र करते रहते हैं। इन सब के लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आई है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों में एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर कि इसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सपोज करिए एक पत्ती थोड़ी सी सूख रही है और उसमें आपने किसी तरह से पानी भर दिया, तो वो हरी भी हो जाएगी, टाइट भी हो जाएगी और सुंदर भी दिखने लगेगी। सेम प्रिंसिपल है कि हम उस चीज को रिजुवेनेट करने की कोशिश करते हैं। रिजुवेनेट मीन्स पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देते हैं। लेकिन जैसा कि देखा जाता है डॉक्टर साहब के, जैसा कि आपने बताया कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में आपने बताया, अब बात आती है समाधान की। जी सर। समाधान किस प्रकार से होगा, क्या ये प्राकृतिक पद्धति के द्वारा है या एलोपैथिक है? और आज देखते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी आती है, लोगों के इलाज तो आसान हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ साइड इफेक्ट भी इसके सामने आते हैं। क्या इसमें कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? सर ये एक बहुत ही गजब सवाल पूछा आपने। मैंने भी नहीं सोचा था साइड इफेक्ट के बारे में। पहली बात तो ये सर कि जो इसके तरीके हैं जी, बेसिकली 3-4 एक तरीके हैं। नाम मैं बता रहा हूँ इसलिए कि गूगल आजकल सबके पास है और हर जगह इसके डिटेल्स मिल जाते हैं। एक होता है एनर्जी बेस्ड डिवाइस, जिसमें कि हम एनर्जी डिलीवर करते हैं। उनमें से जैसे कि जेट प्लाज्मा फॉर HER2 एक प्लाज्मा डिलीवरिंग मशीन है जो हमारे पास है, जो मेरे ख्याल से भी इधर नॉर्थ यूपी में कहीं नहीं है। और मैग्नेटिक चेयर्स होती हैं जो कुछ लोगों के पास हैं, इनमें बैठ के उनको हम करते हैं। कुछ लेजर्स हैं और एडवांस। तो सर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो इसमें कोई भर्ती नहीं चाहिए, कोई बेहोशी नहीं चाहिए, कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है
मरीज परेशान नहीं होता है, उसे पता ही नहीं चलता। कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी यानी कि गोपनीयता को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। और जब ये चीजें मिलती हैं कि भाई किसी को कोई इन्वेजन नहीं है, ना सुई लगनी, ना इंजेक्शन लगने, ना भर्ती होने, ना किसी को पता चलना, तो फिर लोगों को अपनी पर्सनल बातें कहने का मौका मिलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, जैसा कि आपने कहा किसी को पता ना चलना। सर, आज सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जब बात करते हैं गुप्त रोगों की, जो लोगों को हो या ना हो, लेकिन मन में हमेशा संशय लोगों को बना रहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो गुप्त रोग की जब बात आती है तो लोग संशय करते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं कि हम इस विषय के बारे में बात करें या ना करें, और करें भी तो किससे करें। जैसे कि आपने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन डॉक्टर तक जाने की बात आती है तो विशेष करके महिलाओं की बात करना चाहूंगा कि महिलाएं शायद अपनी बात ना कह पाए। ऐसे में किस प्रकार से प्राइवेसी सिक्योर रहेगी? सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ छुआछूत की बीमारियां होती हैं, ये बहुत होती हैं। हो सकता है आपके किसी दोस्त को हो जो मेरे पास दिखाने आया हो, पर क्या आपको मालूम है कि उसको है? नहीं मालूम। बस एक ये छोटा सा आंसर है कि हमारे प्रोफेशन की ये खासियत है कि चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं, एक बात। और इसके लिए तो कोशिश ये होती है कि ओपीडी और बात ही अलग हो, इनका काम अलग कमरे में हो, इनसे बातें अलग हों। उसमें अगर कोई स्टाफ भी होगा, जो फीमेल स्टाफ होगा, वो भी एक ही होगा, रोज चेंज नहीं होगा। ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी कहीं भी इधर से उधर ना हो सके, ये तो हम ध्यान रखते हैं सर। यानी कि प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे मरीज कोई भी हो। चलिए सर, आपने बताया महिलाओं के बारे में, बात करते हैं पुरुषों के बारे में। क्या पुरुषों को भी इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं? सर, आती हैं। मैं आपको बताऊं डिटेल्स में तो क्या जाऊं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं, ये पुरुषों में आते हैं। इसी का पहले मैं बताऊं, इसका जो दो पार्ट रह गए, इसका एक पार्ट होता है सर्जरी, ये तो एनर्जी बेस्ड डिवाइस मैंने बता दिया। दूसरा होता है सर्जरी, कुछ सर्जिकल वर्क से परमानेंट क्योर मिलता है। तीसरा होता है पीआरपी, हम अपने ब्लड से एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं और उसको कई जगह इंजेक्ट करते हैं। आप जैसे विश्वास नहीं करेंगे कि कुछ लोग गंजेपन के लिए उसको यूज करने लगे हैं और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कुछ सेक्सुअल फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल दोनों में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे कि वो फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। भाई इंसान को लगता है ना कि मैं अपनी ज़िंदगी तो कम से कम जी लूँ, तो वो फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। ऐसे ही मेल्स में है, वो एरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करता है। और अभी हाइपोथेटिकल चल रहा है बेसिकली। एक और बात आपको बताऊं कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में जब गया था इंटरनेशनल, तो शायद हम 3 ही मेल डॉक्टर्स थे, बाकी ऑल वर फीमेल डॉक्टर्स। दे वर फुली ओपन, आपस में खुल के बात कर रहे थे, क्योंकि वो सब एक साथ थी और यही शायद रिक्वायरमेंट है कमिंग टाइम की। तो मेल के लिए भी इसके बहुत सारे यूजेज पर्सनली लेवल पर ये हैं, और वैसे हमने खुद यूज किया है। जो हमारे पास जेट प्लाज्मा फॉर HER2 है, कि कुछ चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं, कुछ वैसे पेशेंट हैं, कुछ सिंपल लोगों का हमने किया। जब मशीन आई शुरू में खाली थी, हमने कहा करो, तो उनके चेहरे में एक अलग से अंतर महसूस हुआ। जो एक लूजनेस थी वो टाइटनिंग में फील हुई। तो सर ये मतलब कभी जैसे आप आएंगे या कभी आप भी करवाएंगे, तब आपको फील होगा कि रियली ऐसा लगता है कि कुछ तो इसमें है। सर, आपने बात की आज सर्जरी के बारे में। सर, अब हम बात करना चाहेंगे, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि जो लोग हैं, चाहे वो बढ़ती उम्र के लोग, जैसा कि देखा जाता है आज युवाओं में भी ये जो झुर्रियाँ बढ़ रही हैं, काले घेर बढ़ रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग बढ़ रहा है, तो ये इलाज आपके पास हो रहे हैं, किस प्रकार से किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि कितने महंगे हैं? जब बात आती है इलाज की, तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि आखिर में इस समय पर पैसों की बचत कैसे हो। रोजगार के आप देख ही रहे हैं क्या संसाधन लोगों के पास में इस वक्त नहीं है, तो कितने महंगे हो चुके हैं इलाज आज। और जैसा कि आपने बताया ये गायनेकोलॉजी का ये कितना महंगा इलाज है? देखिए सर, जहां तक सवाल है कि झुर्रियों का और ये, चूंकि ये काले घेरों का, बाल झड़ने का, ये सर डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन
जो बॉलीवुड की स्किन स्पेशलिस्ट हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने पूरे सर्वे को डिक्लेयर किया था, जिसमें कि ये था कि बहुत आराम है। और हमने जब पर्सनली देखा है तो आराम रियली है, अंतर है, फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल है कि इसकी कॉस्ट का, तो सर जैसे हम देखते हैं कि लोग बाग बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाते हैं, इट इज वेरी कॉस्टली। कमिंग टाइम ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोटॉक्स की जगह पर ये प्लाज्मा जो हमारी थेरेपी है ये काम करेगी पीआरपी के साथ में। तो कॉस्ट अगर आप उस लेवल से देखें तो घट रही है, क्योंकि समाज में तो हर वैरायटी का आदमी है सर जी, अपर भी है, मिडिल भी है, लोअर भी है। और जहां तक मिडिल और उनका सवाल है तो इतना कॉस्टली नहीं है। हालांकि मशीन की कॉस्ट को देखते हुए ये कॉस्टली होना चाहिए, पर हम लोगों ने इसको इतना कॉस्टली नहीं रखा है। किसी भी एक मिडिल क्लास के लिए इट इज अफोर्डेबल। जनरली 7 से 10 दिन के इंटरवल में 5 से 6 सिटिंग करी जाती हैं, जो फिर हर 2-1 साल में करनी पड़ती है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक या स्किन का एक खूबी है या कमजोरी मान लीजिए कि एक बार में कुछ परमानेंट नहीं होता, एज के साथ वो फिर चेंज होता है, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है। ब्यूटी पार्लर आप एक बार नहीं जाते, ऐसे ही इसका भी है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि आज आवश्यकता ही है ऐसी, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये सत्य है। जहाँ पर चीज़ें बदलाव में आती हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है, वहाँ उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन बात करते हैं इस वक्त की, प्रेजेंट की, कि देखा जाता है कि अधिकतर लोगों में लगातार नपुंसकता बढ़ती जा रही है, चाहे लोग चाहकर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर अगर मैं थोड़ा सा बोलूं, और बोलना पड़ेगा, मैं बोलने के लिए ही आया हूं जी, और बिना बोले कुछ पता नहीं चलेगा। कई लेवल पर इसके कारण होते हैं। सपोज करिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? पीछे हट जाऊंगा, शायद आप कुछ समझे हो। जैसे मान लीजिए मेरी फीलिंग है कि मैं सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहता हूं, आपकी नहीं है, तो आप ग्रेजुअली डाई डाउन होंगे। अब उसका आंसर क्या है कि आपकी भी बढ़े। दूसरा, अगर मुझ में कुछ कमी है तो वो पूरी हो। वो ही मैंने कहा कि हम सेक्सुअल सेंसेशन को, सेक्सुअल एराउजल को भी बढ़ाते हैं। कुछ इवन ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि कॉस्मेटिक गायनी के ब्रांड इंटरनेशनली बन चुके हैं। जैसे कि उसमें एक होता है के शॉट, यानी कि कामा सूत्रा शॉट। वो इंजेक्शन लगाने से लगभग 6 महीने तक सेक्सुअल फीलिंग बढ़ी हुई रहती है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, और कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। तो इसी तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा खान पान, कुछ एक्सरसाइज, कुछ चीज़ों को कम करके ये। डॉक्टर साहब आज हमने बात की है इन विषयों पर, जिन विषयों पर बात करने के लिए हर वक्त कोई तैयार नहीं रहता, केवल आपस में जो अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं वही बता पाते हैं। लेकिन एक फिल्म आई थी OMG2 जी, ओ माई गॉड जी, उसमें इन बातों को बड़ी प्रमुखता से रखा गया था, और उसमें मांग की गई थी कि क्यों ना इनको जो शिक्षा पद्धति है उसमें शामिल किया जाए। हालांकि विदेशों में ये होता है, लेकिन अपने भारतवर्ष में कहीं ना कहीं पर मर्यादाओं को ध्यान रखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भी, क्या ये चीज़ें अब ओपन होनी चाहिए? क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम पर जो गंदगी पसरी हुई है, आप और हम सभी लोग देख रहे हैं किस प्रकार से। जैसे कि आपने अपने सवालों में ही एक जगह पर कहा था कि कुछ चीज़ें महिलाएं बता नहीं पाती, दिखा नहीं पाती, या उनको हमेशा मर्यादा में रखते हैं जी। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हीं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए वहां पर वो आगे आते हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा नग्नता का प्रदर्शन कर रही हैं। जी जी, ये सच है सर कि ये चीजें थोड़ा सा खुल के आनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा का एक पार्ट है, और ये इंडिया में भी अब बढ़ रहा है और ये सिलेबस में भी आएगा। पहले मांग की गई थी। जी सर, पहले मांग की गई थी और अभी आने लगा है। विदेशों में ये था, यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे मैच्योरिटी बढ़ती है। आप खुद कह रहे हैं कि वेबसाइट पर, नेट पर बहुत सी चीजें आ रही हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं कर रहा, नहीं देख रहा, सब कुछ अवेलेबल है। बस शर्त यह है कि अब हम उसको समझें, उसकी लिमिटेशंस, उसका एंजॉयमेंट। मतलब
आप वॉक करें, पर ये नहीं कितना करें कि जाते जाते गिर ही पड़े और सांस आखिरी हो जाए आपकी। तो कहाँ आपको रुकना है, कहाँ आपको बढ़ना है, कैसे आपको लंबा चलना है, कैसे अपने को फिट रखना है, कैसे जिंदगी को जीना, इसको एंजॉय करना है, ये तभी संभव होगा जब बाकी चीज़ों के अलावा सेकेंडरी एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ थोड़ी ओपननेस और इस तरह से काउंसलिंग प्लस उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो इन समस्याओं से जुड़ा हुआ, तो आप अभी कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके जवाब देने के लिए फिलहाल डॉक्टर साहब मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले एक और छोटा सा यहाँ पर एक और सवाल लेते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी बात हुई थी OMG 2 के बारे में, बात हुई शिक्षा के बारे में, बात हुई स्वास्थ्य के बारे में, ऐसे में कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि जो आज का मिलावट का दौर है उसका क्या प्रभाव जीवन शैली पर पड़ रहा है। और जैसा कि अभी अभी आपने कहा था, कुछ मर्यादाओं को ध्यान रखना पड़ेगा, तो मर्यादाओं के लिए ही अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए मोबाइल का प्रयोग, यानी कि जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, सोशल साइट्स हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? यही सर मेरा मतलब था मर्यादाओं से, कि बच्चे हैं खेलें, हम हैं एंजॉय करें, दुनिया है जियो, सांस है गहरी लो, घूमना है खूब घूमो, छोटे मोटे ऐप भी कर लो, पर इतने नहीं कि उससे आपकी लाइफ नेगेटिव वे में परमानेंटली अफेक्ट होने लग जाए। शायद यही ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो रहा है, उनसे क्राइम बढ़ने लग गए। बजाय उन चीज़ों से, एक सपोज करिए कि मैं और आप और 10 लोग मिलके यहाँ पर अच्छे से हंसें, जोर जोर से शाम को हंसें, बैठ के बातें करें, मन मिला रहे, तो हम ज़्यादा नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी को जीते रहें, घर परिवार सब खुश रहे। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं, यही मर्यादा से मेरा संबंध था कि किसी भी एक चीज़ को लेके अपने हम पैनिक या पैसिव हो जाते हैं। कि सपोज करो कि कोई इंसान एक अल्कोहल पी रहा है तो वो इतनी पिएगा जब तक कि वो गिर ना जाए, उसको इसमें संतुष्ट मिलेगी। स्मोकिंग करेगा तो तब तक करे जब तक कि फेफड़े न गल जाएं। भाई करिए ना, मैं करने को अलाउ कभी नहीं करता, कहता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इतनी कर रहे हो तो कम करिए ना, जिंदगी तो जीजिए। बस यही लिमिटेशन। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है हाइमेनोप्लास्टी का। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जी, क्योंकि देखा गया है कि विदेशों में इसकी काफी मांग है और सुना है कि भारत में ये इलाज काफी सस्ता होने की वजह से जो विदेश के लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आखिर हाइमेनोप्लास्टी है क्या और इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है? सर, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ कि हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो ये दिखाता है कि हम स्टिल वर्जिन, यानी कि कुंवारापन है, मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व हम ज़्यादा नहीं हैं, वो एक फीलिंग को दिखाता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा खुले में आपके कैमरे पर कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पर ये चीज़ें बैन हैं, जहाँ पर रिलीजियसली भी और वैसे भी बैन हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग, वहाँ की फीमेल्स करवाती हैं। अब सर, जैसे आपने यही कहा कि हाइमेनोप्लास्टिक करवाते हैं, तो आप ये सोचिए ना कहीं एक फीलिंग और इच्छा तो है ना कि हम ऐसे प्रेजेंट हों या हमें कोई ऐसा समझे, वो ही हम दे रहे हैं। तो इच्छा तो है, ये मेरा कहने का मतलब है। इच्छा पूरा करना हमारा काम है, और उसमें बुरा क्या है? मान लीजिए आपको संतुष्टि मिलती है कि ठीक है भाई, इनका ये ऐसे हैं, तो आपको विश्वास बढ़ेगा, सामने वाले को संतुष्टि, संतोष, खुशी मिलेगी। तो नेगेटिव कहाँ है? पर वो चीज़ें दबी हुई हैं, वो हम कहते हैं। लोग बाग फॉरेन कंट्रीज से हाइमेनोप्लास्टी के लिए इतना पेशेंट आता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास अगर बात की जाए पूरे भारतवर्ष की, तो भारत में किन किन जगहों पर इसका इलाज इस वक्त प्रेजेंट में किया जा रहा है? सर, 2-3 तरह से होता है बेसिकली। एक तो कॉस्मेटिक गायनी है जो मेन है, कुछ एक एस्थेटिक गायनेकोलॉजी भी है, जिनमें आपस में सो कॉल्ड कुछ कंट्रावर्सी होते हैं। जब 2 लोग बच्चे बढ़ते हैं तो कभी कभी आपस में पार्सली कंट्रावर्सी भी होती हैं। बेसिकली दिल्ली में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, गुड़गांव में है, मथुरा में हमारे पास है, और फिर साउथ में पुणे में है, सिक्किम में, असम में। मतलब इस बार जो हमारे साथ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एग्जाम के हिसाब से लोग आए थे, देवर अराउंड
140% सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो अपने अपने इलाकों में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग अभी इतने ही हैं। यानी कि भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में भी इसका इलाज संभव नहीं है और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स भी इसके अभी अवेलेबल नहीं है। प्लस जो मशीन्स हैं वो हर जगह नहीं है। लेकिन बात की जाए मथुरा के लिए तो मथुरा इसके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं पर आगे निकल चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा को बता दूं काफी आगे है। और मथुरा में जो नए हॉस्पिटल बने हैं कुछ, वो वास्तव में पूरे ब्रज के लिए वरदान है। और जैसा कि हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि मथुरा में अब वो इलाज संभव हैं जो आसपास आगरा और अलीगढ़ मंडल में भी नहीं हो पा रहे हैं। और फरीदाबाद के पेशेंट, जो मरीज कभी यहां से फरीदाबाद और नोएडा के लिए जाते थे, वहां से भी कुछ ऐसे जो मरीज हैं, पेशेंट हैं जिनका इलाज वहां भी संभव नहीं है, वो भी आज मथुरा में आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि मथुरा को आज जो चिकित्सीय हब या स्वास्थ्य हब माना जाए आज? सर मान सकते हैं, क्योंकि बाकी जगहों की तुलना में मेरे ख्याल से थोड़ा सा फाइनेंशियली कम पड़ता है। क्वालिटी यहाँ पर जो चीज़ें नहीं होती उनको छोड़ दीजिए, पर जो होती हैं क्वालिटी 19 तो नहीं है, 21 भले ही हो। और ऑनेस्टली काम करते हैं, इसीलिए इस बारे में भी बोल रहे हैं। तो उम्मीद है कि भगवान भी मदद करेगा। तो दर्शकों, अपने इस लाइव को अब देते हैं यहीं पर विराम। और आज हमारे साथ जैसा कि आपने देखा मौजूद थे डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी जी, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई मशीनों के साथ में महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही ऐसे जो अनछुए इलाजों, मतलब जिसको बताने में लोग संकोच करते हैं, बात नहीं कर पाते, ऐसे इलाज लेकर आए हैं जो कि उनके गुप्त रोगों से जुड़े हुए हैं। और लगातार अभी न्यूज आपको ऐसे ही मिलवाता रहेगा मथुरा के खास डॉक्टरों से अपने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ब्रिजेंद्र तिवारी जी का, जिन्होंने आज आकर अपना बहुमूल्य समय दिया यहाँ पर। सर आपने दिया और लोगों को इसके बारे में बताया कि आखिर क्यों जो आज ये जो प्लास्टिक सर्जरी आदि के माध्यम से जो इलाज हो रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। धन्यवाद। थैंक यू।